सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर फिर से एक नया वन शॉट वीडियो। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके एसएसटी के एक और नए चैप्टर जिसका नाम है विकास की समझ। तो देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे विकास का अर्थ क्या होता है, फिर उसको मापने के तरीके देखेंगे, इसका महत्व क्या है उसको देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकास क्या है। तो आपको बताना है कि विकास का अर्थ होता है लोगों की इच्छाओं का पूरा होना। किसी को हम विकास तब कह सकते हैं जब उसकी इच्छाएं जो है पूरा हो। इसका उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार लाना। विकास का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि उनका जो जीवन स्तर है वो सुधार आए। ठीक है, इसमें केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल है। किसी चीज़ को हम विकास तब कहेंगे जब उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं भी मिले। ये नहीं कि पैसा बस मिल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो इसे विकास हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो विकास का ये फ्लो डायग्राम है, इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि विकास क्या होता है। देखो विकास जो है, विकास में क्या क्या शामिल है? आय शामिल है, शिक्षा शामिल है और स्वास्थ्य शामिल है। ठीक है, जिससे जो है जीवन स्तर बढ़िया होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। वे सुविधाएं जो सरकार द्वारा जनता को दी जाती हैं, वे सारी सुविधाएं जो है सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। ये सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। सार्वजनिक सुविधाएं में आप लिख सकते हो कि जो बिजली की सुविधा है वो सार्वजनिक सुविधा है। पानी, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी सार्वजनिक सुविधा है। शिक्षा, जो सरकारी स्कूलें सरकार के द्वारा बनाई जाती है, वे जो है सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत आते हैं। और स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल वगैरह का निर्माण होता है, वह सभी सार्वजनिक सुविधाएं जो ही तो है। पर्यावरण, पार्क और सफाई, ये सारी जो है सार्वजनिक सुविधाएं के अंतर्गत आते हैं। तभी तो शहरों में जो है सफाई कर्मी भी लगे होते हैं। ये सारी सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सार्वजनिक सुविधाओं के एग्जाम्पल क्या है और सार्वजनिक सुविधा क्या होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि विकास को मापने के कौन कौन से संकेतक हैं। ठीक है, तो दो संकेतक है, पहला है आर्थिक संकेतक और दूसरा है गैर आर्थिक संकेतक। आर्थिक संकेतक का मतलब होगा इकोनॉमिकल, मतलब कि इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमी देखेंगे कि राष्ट्रीय आय देखेंगे। देश की कुल आय से हम पता लगाएंगे कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। अगर देश की कुल आय बहुत अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कि वो विकसित देश है। उसके पश्चात देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, ये जो है दो आर्थिक संकेतक है, इसको आपको याद रखना है। उसके पश्चात देखते हैं कि गैर आर्थिक संकेतक कौन कौन से हैं। तो गैर आर्थिक संकेतक में आ जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं। ये सभी जो है, ये 5 टॉपिक आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विकास को मापने के संकेतक कौन से हैं। अगर 5 मार्क्स में आए तो आपको ये सारी चीज़ें जो है लिखना है। ठीक है, आगे देखो, जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो आपको लिखना है कि जन्म के समय औसत अनुमानित जीवन यह देश के स्वास्थ्य सुविधा का संकेत है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके इस दुनिया में रहने के लिए औसत अनुमानित जो समय होता है, जीवन होता है, वही जीवन प्रत्याशा होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति कितना साल जिएगा वही उसकी जीवन प्रत्याशा होती है। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पता चला था कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो ना 67 मतलब कि 67 ईयर है। मतलब कि कोई व्यक्ति 67 ईयर तक जिंदा रहता है, ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और अभी तो जनगणना मतलब कि पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन अभी लगभग हो चुका है। 2025 में लगभग कम हो चुका है, पता है 60 ईयर हो चुका है, शायद तक 60 ईयर से या इससे भी कम हो चुका है, ये चीज़ है। और ये जीवन प्रत्याशा क्या बताएगी? किसी देश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है वो बताती हैं।
ठीक है। जिस देश में ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी उस देश की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी। जापान की ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि साक्षरता दर क्या दर्शाती है। तो साक्षरता दर क्या होती है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर लोगों को ही हम साक्षरता दर के अंतर्गत रखते हैं। अगर किसी देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग या 15 वर्ष की आयु के लोग अगर शिक्षित हैं तो उसे हम साक्षरता दर के अंतर्गत लेते हैं। तो आप सिंपल से ये समझिए कि साक्षरता दर वह होता है जो मतलब कि किसी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। यह क्या दर्शाती है, यह दर्शाती है कि कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड देखो, केरल में साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है, केरल में, ठीक है। देन उसके बाद शिक्षा विकास की नींव को रखती है, यही साक्षरता दर के अनुसार ही हम जो देश में शिक्षा नीति लाती है, ठीक है, इसी साक्षरता दर के अनुसार ही लाती है। देन उसके बाद देखो, शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसको बताइए कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। ये जो है 3 मार्क्स में आ सकता है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसमें आपको लिखना है कि बेहतर रोजगार के लिए कोई व्यक्ति का शिक्षित क्यों होना चाहेगा, उसको रोजगार मिले तभी तो ना। ये नहीं कि पढ़ लिख लो बेरोजगार बैठे हो, तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है पढ़ना ही नहीं चाहेगा ना। तो ये है। सेकेंड लिखना है नागरिक जागरूकता के लिए। नागरिक जागरूकता का मतलब पढ़ने लिखने से सिर्फ हमें रोजगार के अवसर ही नहीं, नागरिक जागरूकता भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है तो उसको देश के अधिकारों, कानून, नियमों के बारे में पता होगा, जिससे देश का विकास भी होगा और खुद की समझ भी बढ़ेगी। थर्ड देखते हैं आर्थिक विकास। देश की आय में वृद्धि होती है। अगर देश के सारे व्यक्ति पढ़े लिखे रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था जो है अच्छी होगी, देश की विकास अच्छा होगा, ठीक है। देश की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई घर वाले होते हैं ना जो बच्चों की स्कूलिंग को छुड़वा देते हैं, उनको पैसा कमाने के लिए दुकानों में लगा देते हैं। ऐसा गलत है। कम से कम आपको इतना शिक्षित तो होना है कि आप घर के सारी जिम्मेदारियों को समझ सको, देश में कौन से नियम कानून बन रहे हैं उसको समझ सको, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ है उसमें लिखा भी है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। शिक्षा से सिर्फ पैसा के लिए नहीं होता, शिक्षा के लिए होता है। मतलब समझो कि नॉलेज क्या है, नॉलेज सिर्फ नॉलेज के लिए होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके पश्चात देखिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय में आपको लिखना है कि इसका फार्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं, देश की कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, ठीक है। इसको आपको लिखना है, अगर आए तो 2 मार्क्स में आ सकता है। उसके पश्चात देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। इसका डेफिनेशन आपको लिखना है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी, ठीक है, इसको रखना है याद। यह देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जीडीपी का अर्थ होगा मजबूत अर्थव्यवस्था, जितना अधिक जीडीपी होगा उतना अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था होगा। तो ये क्लियर हुआ। इसके पश्चात देखो, आपको डेफिनेशन को याद रखना है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका ये आएगा जीडीपी, ठीक है। उसके पश्चात देखो कि उपभोग व्यय क्या होता है, खर्च व्यय क्या होता है, व्यय क्या होता है। तो यह जीवन स्तर का संकेतक है, मतलब कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है उसकी आय को दर्शाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खर्च कर पा रहा है तो उसका जाहिर सी बात है उसका आय ज़्यादा होगा। तो यह जीवन स्तर को बताता है कि उस व्यक्ति का जीवन स्तर किस लेवल पर है। आय बढ़ने पर खर्च भी बढ़ता है, अगर आय बढ़ा तो आपका खर्च भी तो बढ़ेगा ना। इसमें भोजन, कपड़े और मनोरंजन जो है शामिल होते हैं, ये है, ठीक है। या उपभोग व्यय आपको लिखना है।
इसके पश्चात देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो आपको लिखना है कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले, जिसको मतलब कि कोई बच्चा है जिसको 1 वर्ष अभी नहीं चल रहा है, 1 वर्ष से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये ना हमें देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में बताता है। जिस देश में कम शिशु मृत्यु होगी उस देश की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। केरल में यह दर जो है सबसे कम है और केरल में ही साक्षरता दर सबसे अधिक था। ठीक है, तो देख सकते हो जहाँ साक्षरता दर है वहाँ पर अपने ही आप शिशु मृत्यु दर जो है कम हो जाती है। ये फायदे हैं शिक्षित होने का। इसके पश्चात देखते हैं कि मजदूरों के लिए विकास क्या है। मजदूर जो है विकास किसे समझते हैं? अगर ये आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है कि एक मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य होते हैं कि उन्हें साल भर काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध हो और किसी के प्रति किसी का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, मतलब कि सभी को जो पेमेंट किया जाता है, पे किया जाता है, वो इक्वल मिले। ये है मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य। ये आपको लिखना है अगर पेपर में आए तो। ठीक है, फिर देखते हैं कि आय की असमानता से हमारे देश में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला समस्या है गरीबी। अगर किसी व्यक्ति में किसी देश में आय की बहुत ज़्यादा असमानता होगी तो देश में गरीबी बढ़ेगी। आय की असमानता का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को ज़्यादा आय मिलेगा और किसी व्यक्ति को बहुत कम आय मिलेगा। ये होता है आय की असमानता। तो इससे क्या होता है, गरीबी बढ़ेगा, धन कुछ लोगों के पास ही जो है सीमित रह जाएगा, सुविधाएं, गरीब अच्छी शिक्षा से दूर हो जाते हैं जिससे साक्षरता दर जो है कमी होगी। साक्षरता दर कमी होगी तो अन्य जो दर है जैसे शिशु मृत्यु दर है, बेरोजगारी, वो सारी चीज़ें जो है बढ़ेगी। असमानता, अमीर गरीब की खाई जो है बढ़ती जाएगी। असंतोष, समाज में तनाव की स्थिति जो है बनी रहेगी, समाज में संतुलन जो है नहीं चल पाएगा। ये होता है आय में असमानता की। तत्पश्चात देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है, HDI क्या है। तो HDI का मतलब होता है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हम तीनों चीज़ों को जोड़ें तो वो होता है HDI, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हमें बताता है कि किसी देश में जो है आय कितनी है, शिक्षा कितना है, स्वास्थ्य कितना है, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी, ये बताता है मानव विकास सूचकांक। हाँ, इसके पश्चात देखो कि भारत को विकसित कैसे बनाएं। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स से में पूछा जा सकता है। आपको करके जाना है भारत को कैसे विकसित बनाएं हम। ठीक है, तो ये तो पता होगा कि भारत एक विकसित देश है, अभी विकसित नहीं हुआ है। अमेरिका, जापान जैसे देश जो है विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस क्षेत्र में क्या क्या काम करने होंगे? पहला, अगर शिक्षा जो है 100% साक्षरता दर हो जाएगी तो हमारा देश जो है अपने आप ही विकसित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को देश के प्रति जागरूकता आ जाएगी, उनको समझ आ जाएगा कि देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। रोजगार, नए उद्योग, ठीक है, रोजगार अगर मिल जाएंगे सभी लोगों को तो भारत एक विकसित देश हो जाएगा। थर्ड लिखना है कि स्वास्थ्य, अगर सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएगी, जो अस्पताल है उसमें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में इलाज किया जाएगा और सभी के लिए सुलभ हो जाएगा, सभी के लिए वो सभी के पहुंच में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है विकसित हो सकता है। फोर्थ लिखना है कि समानता, भेदभाव को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हम अपने देश को विकसित बनाया जा सकता है। यह लिखना है आपको अपने हिसाब से भी, आप अपने इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि आप अपने देश को, हमारे देश भारत को कैसे विकसित बना सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा में मुफ्त शिक्षा जो है फीस माफ़ कर देना चाहिए, मतलब फीस माफ़ तो नहीं लेकिन कम कर देना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए यही तो उपाय है ना, महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके उसके लिए हम कर सकते हैं कि मुफ्त शिक्षा। सेकेंड लिख सकते हो कि छात्रवृत्ति। थर्ड लिख सकते हो जागरूकता होनी चाहिए लोगों में। फोर्थ लिख सकते हो सुरक्षा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे गांव, दूसरे स्कूल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको सुरक्षा महसूस नहीं होता है। ये कारण है जिसके कारण बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर हमें बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित करना है तो ये सारी चीज़ें हमें करना होगा।
विकास के अन्य संकेतक कौन कौन से हैं? विकास के अन्य संकेतक भी है, वो कौन कौन से? वो है लैंगिक समानता, मतलब कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। सेकेंड, स्वच्छता, देश में स्वच्छता भी तो ज़रूरी है ना, बीमारियों से बचाता है। थर्ड लिखना है पर्यावरण, मतलब सतत विकास का हम मेजरमेंट संकेतक किसको मानेंगे? पर्यावरण को मानेंगे। अगर किसी देश का पर्यावरण अच्छा है तो हम उसको विकास के संकेतक मानेंगे। तो बस आज का ये चैप्टर बस यहीं तक था। अब इसके बाद कुछ करते हैं MCQ क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जीवन प्रत्याशा 2011 के अनुसार कितनी थी? तो आपको बताना है कि 67 ईयर थी, ठीक है ना, अभी तो कम हो चुका है। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर जो है स्वास्थ्य को दर्शाती है, ठीक है, देश की स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे वो बताती है। थर्ड क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी है? तो बताना है कार है क्या? नहीं है। मोबाइल है क्या? नहीं है। सोना है क्या? नहीं है। बिजली है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, विकास का मुख्य संकेतक क्या है? तो जनसंख्या नहीं, जलवायु नहीं, मौसम नहीं, राष्ट्रीय आय, ये है मुख्य संकेतक, राष्ट्रीय आय। अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो हम उस देश को विकसित मान सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है, कारखाने जो है किस भूमि पर बनाए होने चाहिए? तो बताना है आपको बंजर भूमि पर बनाना चाहिए। ये जो है हमने बात की थी भूमि संसाधन, उस चैप्टर का है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है।